अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आप सब लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आपका पसंदीदा राज दोबारा से आपको देखने को मिले, तो धड़ाधड़ उसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आज भी जिस लोकेशन पे मैं बैठ के ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, यहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म का एक राज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज रात को हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैं आज एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मेरी पूरी बैकअप टीम भी मेरे साथ है। इस वक्त ऑफ कैमरा में रिकॉर्ड करने लगा हूँ और रात के टाइम हम दो कैमरों के साथ, जैसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते थे, अरसलान हाशिर और अनस मलिक दोनों मेरे साथ हैं इस वक्त। ये उसी तरह कैमरों पे होंगे और आप राज प्रोग्राम देख सकेंगे। स्टोरी सुनाने से पहले ये देखिए, बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में बैठ के इस वक्त स्टोरी सुनने जा रहे हैं, उनकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। एक गांव का माहौल, खूबसूरत सा पीछे पिंजरा जहाँ पे बहुत सारे आपको मुर्गियाँ, एक ख़ास नस्ल की मुर्गियाँ नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये मुर्गी है। और एक मैं चाहूँगा अनस वो ज़रा मुझे दिखाना एक मुर्गी। मनान मेरा जो भांजा इससे डरता है बहुत ज़्यादा। छोड़ दूँ इसको नीचे? और ये मैंने छोड़ दी है। और ये देखिए, आप हाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए एक ये इसके बारे में ज़रा बताएंगे। ये एक ख़ास नस्ल की है, वाइट पॉलिश। ये मुर्गी है, वाइट पॉलिश की मुर्गी है। ये अभी छोटा सा बच्चा है और इससे आपको अंदाज़ा होगा कितना क्यूट है ये, कितना खूबसूरत है। अरसलान हाजिर के पास भी एक बतख का छोटा सा बेबी है जो उसने उठाया हुआ है। अरसलान ध्यान से ये देखिए। ओ रे 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 रे, ओ भाई, ये देखिए, ये एक बेबी है और सारे नीचे ये बेबी जमा हो चुके हैं मेरे पास। पता नहीं कैमरे में आ रहे हैं अनस? नहीं, ये नीचे फिर रहे हैं सारे। ये देखिए। अच्छा, अभी मैं छोड़ रहा हूँ आपको। ओके ओके, आप अपनी फैमिली के पास जाएं। ये देखिए कितना क्यूट है ये इनकी छोटी सी फैमिली है। जिस वक्त सारे तकरीबन 6 हैं जो नीचे फिर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं जो यहाँ पे हैं। लेकिन इन सब कुछ चीज़ें जो इधर मुझे देखने को मिल रही हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी है। वो है एक ऐसी एंटिटी जिसने इन तमाम, ना सिर्फ इन बेचारे बेजुबान परिंदों का, जानवरों का बुरा हाल किया हुआ है, बल्कि इस घर के जो मकीन हैं वो भी उनकी बेइंतहा शरारतों से शदीद परेशान हैं। उनका जीना महाल हुआ है। इस हद तक वो परेशान हैं और इस हद तक यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है कि अभी ही मैं लाहौर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँचा हूँ। तो मुझे जो कहा गया है, बाद में आप अपनी बाकी लोकेशंस पे जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे आके प्रोग्राम करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए। इतनी प्रॉब्लम है कि आज आप लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं तो हम भी, फैमिली जो पूरी है, यहाँ पे मौजूद है। वरना वो इस घर को छोड़ के गए हुए थे, खाली पड़ा हुआ था घर। सिर्फ एक जो देखभाल के लिए यहाँ पे आते थे इन मुर्गियों की, कि ताकि वो जो मर रही हैं, जो सिलसिला एक राज है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको राज प्रोग्राम में नज़र आएगा। सो क्यूट से ये फिर इधर आके बैठ गए हैं। बतख के छोटे छोटे बेबीज़ हैं और मुझे देखी जा रहे हैं। तो मेरे लिए एक खूबसूरत माहौल है, गांव का माहौल, जहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। लेकिन आज मैं आपको कहानी, एक जापान की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। 2011 के अंदर जब वहाँ पे सुनामी आया था, बहुत सारे, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कराची की एक खातून की, जिसमें वो जाती है और गाड़ी वाले को साथ लेके जाती है और ऐसी बातों पे लगाती है कि कोई उस पर बुरी निगाह अगर डाले तो उसको मार डालती थी। तो कादिर भाई ने अमेरिका से मुझसे एक सवाल पूछा है कि वो एक गाड़ी के अंदर जब वो बैठी थी, उसका टायर पंचर हुआ तो वो पीछे आके खड़ी हुई, उसने मारा। वहाँ तो देखने वाला कोई नहीं था, तो ये कैसे पता लगा? तो उसका एक सिंपल सा जवाब है, दो तरह होती हैं। एक तो उस कहानी में तो ये हुआ था, अरसलान मेरे लिए लाए हैं, देखिए स्टोरी के साथ साथ। इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूं, ये देखिए कितनी क्यूट है। अरसलान आपकी तरह क्यूट है ये। मैं दो यहाँ से लेके जाऊंगा। ओ ओके, नहीं कोई बात नहीं, नहीं एक और दूसरी की तरह आपके दो थी। ये देखिए, ओके गुड, बहुत ही खूबसूरत। और अनस पकड़ना इसको। ओके, सॉरी भाई, सर रियली सॉरी।
ये थोड़ा शरीफ। ये शरीफ है, बैठ जाएगा अगर मेरे साथ तो स्टोरी सुना दूंगा मैं इस बेचारे को भी। ये देखिए लड़ना शुरू हो गए दोनों। भाई क्या हो गया, किस बात की खफा हो गए आप लोग? तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि वो जो टैक्सी में बैठी और पीछे उसके जब वो टायर चेंज कर रहा था आके खड़ी होगी, तो वहाँ पे कौन था जो खड़ा देख रहा था, ये कैसे पता लगा? तो इसकी दो रीज़न होती है। एक तो मेरे मिस्टेक में एंड में बताना भूल गया कि लास्ट में जब उन्होंने वहाँ पे बुलाया था पढ़ाई करने के लिए कि आप पढ़ाई करके बुलाएं, तो बाकायदा उसको बुलाया गया था। मोबाइल पे मैं करता हूँ और मुझे जल्दी बंद करनी होती है इसलिए मैं वो मिस कर गया। उसको बुलाया गया था, उसने उस खातून को बुलाया, उससे बहुत सारी बातें उन्होंने पूछी थी और बहुत सारी बातें उससे पूछने के बाद उनको पता लगा था कि उसने इकरार किया था, हाँ मैं ये सब कुछ ऐसा 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 कुछ करती रही हूँ। और टैक्सी वाला वाक़या भी उसने सुनाया था। ये सारा सुनाने के बाद उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आपका चले जाएं यहाँ से। आज की जो स्टोरी है इसमें भी बहुत सारी इस तरह के सवाल अगर पैदा होंगे तो मैं शुरू में ही आपको उसका जवाब देता हूँ। जब एक मूवी बनाई जाती है, स्टोरी उस पर लिखी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को रियल में फील कर सके कि आप उस जगह पे हैं और आप भी उसी का किरदार हैं, उसी का हिस्सा हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो उसमें जब एक क्रिएट किया जाता है, मूवी बनाई जाती है समझाने के लिए, दिखाने के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। सो मकसद ये होता है कि आप लोग अपने आप को उस कहानी का हिस्सा पाएँ और इन्वॉल्व हो जाएं आप लोग भी उस कहानी में। सो मैं आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, 2011 में जापान के अंदर सुनामी आया था। वो इतना खौफनाक सुनामी था, ऐसी तबाही उसने मचाई, हज़ारों की तादाद में मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे इस दुनिया से चले गए, उस पानी में बह गए। और उस सैलाब ने इतनी तबाही मचाई, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे थे जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए। दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तबाहियाँ आती रही हैं, लेकिन 2011 का वो सुनामी जो जापान में आया था, आज भी बहुत सारे लोग उससे वाकिफ होंगे कि वो अपने साथ कितनी बड़ी तबाही लाया था। जब वो सैलाब आया जहाँ पे बहुत सारे मकान वहाँ पे बह गए, वो लोग जो घरों में काम कर रहे थे, लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, सोए हुए थे, जिनको मौका ही ना मिल सका संभलने का और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, कितने महीने उनके प्यारों का जो बच गए थे इस दुनिया में, उनको सदमा था, वो शौक में थे। इसी का नाम जिंदगी है। प्यारे चले भी जाते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी रवां दवां रहती है। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। इस तकलीफ के साथ अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल किया जाता है और वक्त के साथ अपने आप को चलाना पड़ता है कि हर शख्स ने इस दुनिया को छोड़ के एक और दुनिया की तरफ जाना है। सो वहाँ के जितने भी लोग थे, उनके जब प्यारे उनसे जुदा हुए तो वो तकलीफ़, वो दुख, वो जो उनको एक समा सा बंधा आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में नॉर्मल होते गए। उनमें से एक शख्स, नाम मैं फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ, जिसका नाम जॉन था। जॉन एक टैक्सी ड्राइवर था। उसका काम दिन हो या रात, जब कभी उसको मौका मिलता, वो दिन को तो टैक्सी चलाता ही था, अक्सर रात के टाइम भी वो गाड़ी लेकर सवारियों की तलाश में होता। एक रात ऐसा ही हुआ, तकरीबन रात के कोई 10-11 बजे का टाइम था। जॉन अपनी गाड़ी लेकर सवारी की तलाश में आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रहा था जो वीरान सा था कि यहां पे जो भी सवारी मुझे मिल गई मैं उसको उठा लूंगा। यकीनन सी बातें, वो यादें, वो दुख, वो सारी बातें उसके दिमाग में भी थी। उसके भी बहुत सारे प्यारे बिछड़ गए थे उस सुनामी में। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहा था कि उसको किसी सवारी ने आगे हाथ का इशारा किया तो वो समझ गया, अपने ख्यालों से, अपनी सोचों से जो गुमसुम था वापस आया और उसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। रात का टाइम था, गाड़ी की लाइट्स ऑन थी, दूर दूर तक नज़र आ रहा था, इसलिए उसको दूर खड़ी हुई सवारी नज़र आ गई। जब वो करीब पहुंचा तो गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए। अनस बच्चे ज़रा चेक कर लेना, लेवल ठीक आ रहा है। अब उसकी ब्रेक लग चुकी थी और सवारी पिछला गेट खोलकर बैठ गई।
जब गाड़ी बिल्कुल उस सवारी के करीब पहुंची तो उसने उसका जो हुलिया देखा, एक नॉर्मल सा हुलिया था, लेकिन उसके कपड़ों से इतना ज़रूर अंदाज़ा होता था कि जो शख्स भी सामने खड़ा है वो एक मर्द है और उसके कपड़े काफ़ी बोसीदा हैं, काफ़ी पुराने हैं, जैसे काफ़ी दिन हो गए हैं उसने कपड़े बदले नहीं हैं। शायद कहीं से वो फटे हुए भी नज़र आ रहे थे। उसने हाथ का इशारा किया, टैक्सी रुकी और फौरी तौर पे आहिस्ता से चलता हुआ आया और उसने गेट खोला और पीछे टैक्सी के बैठ गया। टैक्सी चलना शुरू हो गई। जिस तरह जॉन की आदत थी कि वो कोशिश करता वक्त गुजारने के लिए जो भी शख्स पीछे बैठ जाता उसे हाय हेलो ज़रूर करता, और उसके बाद अगर वो बात करने की पोजीशन में होता कि अगर वो सवारी बोलने के मूड में है, माइंड नहीं करेगी, तो वो गपशप भी करता। जैसे ही सवारी अंदर बैठी तो उसी तरह उसने हाय हेलो किया, लेकिन पीछे बैठे हुए शख्स ने सिर्फ हाय हेलो का जवाब देने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि मुझे फलां जगह पे जाना है। वो इस बात को समझ गया कि वो ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं है कि उसने कि मैंने जो हाय हेलो की, ओह ग्रेट थैंक यू, इस बेर से तोड़े हैं। ये बेर लगा हुआ है, जिस बेरी का दरख्त है जिस पे एंटिटी का सीन है जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और उसी बेरी के ये बेर हैं जो अरसलान हाशिर ने मुझे अभी दिए हैं। यकीनन सी बात है इस बेरी का मैं फल खाने जा रहा हूँ, जो दिन की रोशनी में शायद इस वक्त मौजूद हैं या नहीं हैं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर आइडिया हो गया, वो मुझे ज़रूर इस वक्त देख रहे होंगे कि उनकी बेरी का मैं ये फल खाने जा रहा हूँ। आज इंशाअल्लाह ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करूँगा, बल्कि जैसे कि आपसे वादा किया था कि क्लियर कैसे करते हैं इस घर को, 100% यहाँ पे हैं, मैं आते ही चेक कर चुका हूँ। इंशाल्लाह इस घर को क्लियर करते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा। बच्चे ये मेरे लिए लाजमी रखने, तो मैं शौक से खाऊंगा। थैंक यू। जॉन ने उसे हाय हेलो किया, लेकिन उस सवारी ने हाय हेलो का जवाब देने के बजाय, यानी सलाम वालेकुम सलाम या हाय हेलो जिस तरह करते हैं, जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा मुझे फ़लाँ जगह पे जाना है। गाड़ी चलना शुरू हो गई। अब जॉन जो बातूनी था, जो अपना वक्त रात की, क्योंकि आज उसने पूरी रात वहाँ पे टैक्सी चलानी थी, वो इस उम्मीद में था कि सवारी जो भी मिल जाएगी चले, एक तो पैसा भी आ जाएगा, दूसरा गपशप करने से मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो इस मूड में था कि सवारी से गपशप करूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिर फिर उसने बैक मिरर में देखा, सवारी बिल्कुल अजीब व गरीब से अंदाज में बैठा हुआ था। वो शख्स वो चुप सुप बिल्कुल गुमसुम सा था, आंखें उसकी एक जगह पर टिकी हुई थी, वो आंखें यहाँ तक कि पलकें भी झपक नहीं रहा था। वो अजीब से अंदाज में बैठा हुआ था, उसको एक झुरझुरी सी महसूस हुई। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि शायद ये उन लोगों में से ना हो जो अभी तक उस शौक से नहीं निकल सके। उस हादसा जो हुआ है इतना बड़ा, महीनों तो गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग सदमे में हैं, शायद ये भी उसी सदमे में है, क्योंकि वो उम्र में थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा था। तो उसने थोड़ी देर के बाद उससे फिर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं बोला। यहाँ तक कि एक 40-50 मिनट के बाद वो जगह पहुँच गई जो एक फ्लैट से बने हुए थे, जहाँ पे उसने पहुँचाने के लिए कहा था कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है। उसने बिल्कुल, वो एक सीढ़ी सी बनी हुई जो थी, जो फ्लैट्स के ऊपर की तरफ जाती थी, और नीचे भी कॉरिडोर सा बना हुआ था, अंदर रास्ता सा था। उसने गाड़ी को उसके सामने ब्रेक लगाई और वेट करने लगा कि सवारी पूछेगी कितना किराया है, और वो उससे किराया लेगा और सवारी चली जाएगी। जैसे ही गाड़ी की उसने ब्रेक लगाई, फौरी तौर पे सवारी जो पीछे बैठी हुई थी, खामोश थी, जो बिल्कुल किसी रास्ते में सिवाय एक फिक्रे के मुझे फलां जगह पे जाना है जो नहीं बोला था, उसने जल्दी से गेट खोला, और गेट खोलते ही तेजी के साथ चलता हुआ सामने जो कॉरिडोर सा बना हुआ था उसकी तरफ जाने लगा। फौरी तौर पे जॉन बोला, सर सर एक्सक्यूज़ मी सर, मेरा किराया सर, बात सुनिए। लेकिन ये इतनी तेज़ी के साथ हुआ कि उसने गेट खोला और वो चलता बना। वो भी तेज़ी के साथ। वो एक गरीब शख्स था, टैक्सी चलाता था, उसी से उसके बच्चों का, बीवी का गुजर बसर होता था। उसने जल्दी से गेट खोला और वो जो सवारी जो अब काफ़ी दूर जा चुकी थी उसके पीछे भागा, लेकिन वो शायद कॉरिडोर के अंदर गायब हो गया, किसी घर के अंदर वो चला गया था। वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई वापस आए, किराया दे, लेकिन कोई नहीं आया। तो वो समझ गया था कि जो भी था कुछ अजीब सा भी था और वो बगैर किराया दिए चला गया है। अब उसके लिए परेशानी ये थी, मैं किसकी बेल बजाऊं, किस घर से पूछूं, क्या पूछूं। खामोशी के साथ काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि मुझे किराया नहीं मिलने वाला।
वो परेशानी के साथ वापस गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। इस वाक्य को वो भूला नहीं था कि ऐसा बहुत कम होता था जो उसके साथ हुआ था। तकरीबन कोई 2 महीने का टाइम गुजर गया, फिर इसी तरह एक दिन रात को वो सवारी के इंतजार में खड़ा था कि उसको दूर से एक औरत खड़ी हुई नजर आई। लेकिन ये 2 महीने अब वो कॉन्शियस था, सवारी को देख के बिठाता था और ऐसी सवारी को बिठाता था जो फिर उसके साथ इस तरह का ना करे कि बगैर किराए दिए चली जाए। और आज भी ऐसे ही था। उसने ब्रेक लगाई, एक खातून थी, हुलिया उसका भी इस तरह का नज़र आ रहा था, बोसीदा से कमरे। लेकिन मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग इस तरह के थे जिनकी हालात, जिनके अहवाल इस तरह के थे कि उस सुनामी ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे तो सदमों से अभी तक भी बाहर नहीं निकल सके थे, उदासी की कंडीशन में थे, तो इसलिए वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। मैक्सिमम लोगों की कपड़ों की हालत और इस तरह की ही थी। बहुत सारे लोग बिल्कुल फ्रेश कपड़े भी पहनते थे। उस औरत ने जब हाथ दिया, उसने टैक्सी रोकी, तो उसने सबसे पहली जो 2 महीनों में उसने एक आदत बना ली थी, सवारी का अच्छी तरीके जायज़ा लेता था। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे साथ वो वाकया पेश आए और सवारी बगैर किराया दिए चली जाए। उस औरत के कपड़े भी कुछ बोसीदा से पुराने से थे, लेकिन उसके शक्ल से देख के लगता था ये किराया ज़रूर दे के जाएगी, बगैर किराया दिए नहीं जाएगी। जब वो बैठने लगी तो उसने पहले ही उसने पूछा, कहाँ जाना है आपने? तो उसने उसको एक लोकेशन बताई कि फ़लाँ जगह पे। उसने कहा आइए बैठ जाइए। सवारी पीछे बैठ गई और गाड़ी अपने सफ़र पे रवां दवां हो गई। वो मुसलसल पीछे बैक मिरर में उस सवारी की तरफ देख रहा था। वो भी आज उसको लगा जैसे पहली एक सवारी बैठी थी, ये भी कुछ उससे मिलती जुलती सी थी, बगैर पलके झपकाए, बगैर कोई बात किए खामोशी से बैठी थी। क्योंकि बैठते ही इसने इसके साथ भी अपनी आदत के मुताबिक हाय हेलो किया था, लेकिन ये बोली नहीं थी। लेकिन आज वो अलर्ट था कि जब उसकी डेस्टिनेशन, जब उसका वो मकाम जिस जगह पे उसने उतरना है वो जगह आएगी, तो मैं इससे पहले कि ये उतर के जाए, मैं अलर्ट हूँ। 2 महीने से यही कर रहा हूँ कि अब मैं इतना एक्टिव होता हूँ कि सवारी के उतरने से पहले ही मैं उससे किराया मांग लेता हूँ। वो उससे बात करने की कोशिश करता रहा, वो बिल्कुल नहीं बोली, क्योंकि शुरू में भी उसने उसकी किसी सवाल सलाम दुआ का जवाब नहीं दिया था। और जब उसकी वो मकाम जहाँ पे उस औरत ने उतरना था वो करीब आने लगा, तो वो बहुत एक्टिव था, जो मुसलसल उसको बैक मिरर में पीछे बैठा देख रहा था, जो बिल्कुल बगैर किसी मतलब काफ़ी कोशिश के बावजूद जब उसने बातें नहीं की तो उसने बार बार मुड़ के उसकी तरफ देखता रहा। और जैसे ही उसने आगे देखा कि वो जगह आने वाली है, बिल्कुल कुछ कदम के फासले पे रह गई है और अब इस औरत ने उतरना है, तो उसने गाड़ी को स्लो किया और पीछे फ़ौरन मुड़ के कहा, आपकी जगह आ गई है, मेरा किराया। गर्दन घुमाते ही उसने ये फ़िक्रा कहा, आपकी जगह आ गई है, मेरा किराया। लेकिन जब तक उसका फ़िक्रा कंप्लीट हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था। वो औरत जिसको वो मुसलसल शीशे में बैठा देख रहा था, जो पीछे बैठी बगैर पलके झपकाई खामोशी से एक जगह पे देखे जा रही थी, वो चलती गाड़ी से गायब हो चुकी थी। अब उसके लिए ये करंट था जो उसको लग चुका था। वो अपनी सीट से उछल पड़ा और उसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। अच्छी तरीके झांक के उसने पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि वो नीचे उतरा और उसने गाड़ी के गेट्स खोल के भी देखा, कोई भी नहीं था। गाड़ी के गेट लॉक थे और बगैर लॉक खोले वो उतर ही नहीं सकती थी। तो हैरत की बात यह थी, अगर वो उतर भी गई थी चलती गाड़ी से, तो अंदर लॉक कैसे हो गया था? और गाड़ी की इतनी स्पीड तेज थी, वो उतर नहीं दे सकती थी। और वो मुसलसल पीछे बैठा देख भी रहा था। अब वो समझ चुका था ये सवारी भी और इससे पहले भी, वो 2 महीने पहले जो मैंने सवारी बिठाई थी, वो कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक थी। उसने जब खौफजदा हुआ, वो डरा, वो जैसे कैसे वहाँ से निकल तो गया। लेकिन अगले दिन जब वो अपने उन बाकी टैक्सी ड्राइवर्स दोस्तों के साथ मिला और उनको जब ये वाक़या सुनाया, तो वो तमाम लोग जो उसका वाक़या खड़े सुन रहे थे, वो बोले कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। कि बहुत सारे बोले टैक्सी ड्राइवर कि बहुत सारी सवारियां हमने ऐसी बिठाई हैं जो खामोशी के साथ सेम आपकी तरह उन्होंने एक जगह का सिर्फ बता के खामोशी के साथ बैठे रहे हैं
और एंड पे या तो किराया दिए बगैर उतर गए हैं, या कुछ लोग बोले कि ये वाक़या हमारे साथ भी हो चुका है कि वो गायब हो गए। अब एक बात क्लियर हो चुकी थी कि अब बहुत सारी सवारियां ऐसी थीं जो बगैर किराया दिए या तो उतर जाती थीं या फिर पीछे बैठे बैठे गायब हो जाती थीं। दूसरा वाक़या, जोसेफ और उसकी बीवी अपने घर में बैठे, सर्दियों की रात थी, खाना वगैरह वो खा चुके थे और वो बैठे चाय पी रहे थे। और वो अपने उन प्यारों को याद कर चुके थे जो इस दुनिया से जा चुके थे कि उसी वक्त बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। अब वो दोनों चौंक इसलिए गए कि इस सर्दी में रात के इस पहर कौन है ऐसा जो आ गया है, क्योंकि आने की किसी की उम्मीद नहीं थी और इस पहर तो कोई भी नहीं आ सकता था। दोनों ने चौंक के एक दूसरे की तरफ देखा। जोसेफ ने कहा, बैठो मैं 1 मिनट देखता हूं। तो उसकी बीवी भी परेशानी के आलम में खड़ी हो गई कि इस वक्त कौन है जो मुसलसल दरवाज़ा बजाई जा रहा है, क्योंकि जिसने दरवाज़ा नॉक किया था, एक दफ़ा दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसको इंतज़ार करना चाहिए था कि जो भी अंदर है कुछ टाइम उसको लगता है उठने में और बाहर तक पहुंचने में, लेकिन जो भी बाहर था वो मुसलसल दरवाज़ा नॉक किए जा रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए उसका हाथ दरवाजे पे रुकता और फिर वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता, जिस पे जोसेफ भी परेशान हुआ और उसकी बीवी भी खड़ी हो जाएगी, ये क्या माजरा है। जोसेफ समझ गया कि बाहर जो भी है वो किसी इमरजेंसी में है। वो तेज़ी के साथ चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और उसने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक शख्स खड़ा था जिसके कपड़े पानी से भीगे हुए थे। उसकी बॉडी के ऊपर से सारा पानी नीचे गिर रहा था। बाहर बारिश भी नहीं थी, आज बारिश दिन को भी नहीं हुई थी। तो फिर ये शख्स कैसे इतना ज़्यादा पानी में भीग गया था कि उसके बालों से, उसके फेस से, उसके बाजुओं से, उसके हाथों से, उसके पूरे जूते भी पानी से भरे हुए थे। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी शावर से कपड़ों समेत, जूतों समेत शावर के नीचे ये खड़ा रहा हो और अभी बाहर आ गया हो। तो जोसेफ ने एक निगाह ऊपर से लेकर नीचे तक उस भीगे हुए शख्स को देखा और पूछा, जी फरमाइए। वो शख्स जो आंखें झपकाए बगैर एक टिकटिकी बांधे जोसेफ को देख रहा था, उस शख्स ने जोसेफ से कहा, क्या मुझे कुछ पहनने को कपड़े मिल सकते हैं, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। जोसेफ ने मुड़ के पीछे बीवी की तरफ देखा, जो वो भी पीछे पहुंच के ये मंजर देख चुकी थी। पीछे से बीवी बोली, जी रुकिए मैं ला के देती हूं। जोसेफ के बोलने से पहले ही बीवी बोल पड़ी और सीधी अंदर चली गई, क्योंकि इस सुनामी के बाद लोगों के पास जो कुछ भी था वो एक दूसरे की मदद ज़रूर कर रहे थे। ये दोनों मियाँ बीवी कोई अमीर नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि रात के इस पहर कोई सवाली आया जो भीगा हुआ हो, ठंड हो और उसको कपड़े ना दें। वो सीधी गई, जोसेफ के कपड़े उठा के लाई और उसने कहा, ये लीजिए। उस शख्स ने कपड़े लिए बगैर शुक्रिया अदा किए कि कम से कम वो शुक्रिया ही अदा कर देता। उसने कपड़े खामोशी से पकड़े और चला गया। दोनों हैरान हुए। उस शख्स ने ना कोई सलाम किया, जोसेफ के सलाम का जवाब भी नहीं दिया, सिर्फ कपड़ों का तकाजा किया और जैसे ही कपड़े उसके हाथ में आए तो शुक्रिया तक भी अदा नहीं किया और चला गया। तो बीवी बोली, बहुत ही अजीब सा शख्स था, मुझे उसको देख के डर लग रहा था। जोसेफ बोला, लेकिन मैं इस बात पे परेशान हूं, वो भीगा कैसे, आज तो बारिश भी नहीं हुई। वो दोनों दोबारा चाय पीने बैठ गए और काफी देर इस टॉपिक पे बात करते रहे। कुछ दिनों के बाद जोसेफ और उसकी बीवी अपने हमसाए जो उनके थे काफ़ी दूर थे, पहले उनके साथ रहते थे, अब वो शिफ्ट हो चुके थे काफ़ी दूर, उनके घर गए। तो बातों बातों में जब जोसेफ की बीवी ने ये वाक़या सुनाया तो वो बीवी भी, उसकी हमसाया और उसकी बीवी जो थे वो उछल पड़े। उन्होंने कहा, ये वाक़या तो हमारे साथ भी हो चुका है। जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही एक शख्स था जो भीगा हुआ था और उसने आगे कपड़े मांगे। वो अजीब सा था और बगैर शुक्रिया अदा किए वो चला गया। जहां ये दोनों फैमिलियां हैरान थी, वहीं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये वाक़यात हो रहे थे कि मुख्तलिफ घरों के दरवाजे नॉक होते थे और कोई भीगे हुए औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े मुख्तलिफ थे जो दरवाज़ा नॉक करते और मुसलसल नॉक किए जाते और कहते कपड़े दे दें और बगैर शुक्रिया अदा किए चले जाते। अब उस छोटे से गाँव के अंदर, शहर जो छोटा सा था, लोग एक दूसरे के साथ ये बातें दूर दूर तक फैलने लगी
वो वाक़या भी मशहूर हो चुका था कि कुछ लोग हैं जो गाड़ियों में बैठते हैं और बग़ैर किराया दिए, बग़ैर बात किए चले जाते हैं। तो अब कुछ कपड़े मांगने आते हैं और बग़ैर शुक्रिया अदा किए चले जाते हैं। उनको ना कभी किसी ने देखा है, ना कभी आते जाते देखा है, कौन है। एक बात तो सबको समझ आ गई थी कि ये जो भी हैं ये कोई इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। बात दूर दूर तक फैलना शुरू हो गई तो वहीं पे एक और वाक़या भी हुआ। वाक़यात मुसलसल हो रहे थे। मियाँ बीवी बैठे खाना खा रहे थे। उनका बच्चा जो सुनामी में पानी की नज़र हो गया था, इस दुनिया से जा चुका था, उसके खिलौने सामने रखे हुए थे और वो अपने बच्चों को याद करके माँ बोल रही थी खाना खाते हुए दुखी अंदाज में। वो भी इसी तरह हमारे साथ बैठा होता था। हम खाना खा रहे होते थे और एक ही जो हमारा बच्चा था हम उसको देख रहे होते थे, वो इस खिलौने से बैठा खेल रहा होता। अभी ये उसने जुमला बोला ही था कि वो खिलौना खुद ब खुद चल पड़ा और वो दोनों उछल इस बात पे चढ़े। उसके अंदर बैटरी चीज़ें इस तरह की नहीं थी कि वो खुद ब खुद चल सकता, लेकिन वो खिलौना खुद ब खुद चल पड़ा, जिससे वो ना सिर्फ डर गए बल्कि इधर उधर देखना शुरू हो गए कि ये पॉसिबल ही नहीं है खुद से ये खिलौना चल सके, जो चल गया। अब जब ये बातें इस तरह की मुख्तलिफ वाक़यात होना शुरू हो गए तो एक बात जो सबको समझ आई वो ये थी, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया से सुनामी में जा चुके हैं। इनकी मौत वाक़ हो चुकी है सुनामी के अंदर। इनकी आत्माएं, इनकी रूहें इस दुनिया में भटक रही हैं, जिनको हम लोग हमज़ाद बोलते हैं। वो लोग उसको रूह बोलते हैं। हमारा अकीदा ये है कि रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, उनका अकीदा ये इस दुनिया में फिरती है। हम उसको रूह की बजाय कहते हैं वो उसका हमज़ाद, वो रूह नहीं है, उसका हमज़ाद है, सेम उसकी शक्ल का जो होता है। उनकी कहानी में इसलिए रूही लफ्ज़ यूज़ करूँगा, हमारे अकीदे में वो हमज़ाद है। तो वो उनकी रूहें हैं जो इस दुनिया में फिर रही हैं। कभी वो टैक्सी ड्राइवर को किसी सवारी बन के रिक्वेस्ट करती हैं कि फ़लाँ जगह पे छोड़ें और बग़ैर पैसे दिए, बग़ैर बोली चली जाती हैं, या घरों में आके गीले अंदाज में आके कपड़े मांग के चले जाते हैं। अब फैसला ये हुआ, लोग डरना शुरू हो गए, खौफ की फ़ज़ा भी हो गई। तो प्रीस्ट के पास, पादरी के पास पहुँचे और ये सारा वाक़या उसको सुनाया। और पादरी ने बताया कि मेरे पास तो इस तरह का एक केस भी आया हुआ है कि एक औरत है जिसके अंदर बहुत सारी आत्माएं उसकी बॉडी के अंदर घुस गई हैं, बहुत सारी रूहें। और जब उसने उसकी पढ़ाई की, उससे हाज़िरी की और उसको नॉर्मल किया, तो उस औरत ने बताया कि एक लड़का भाई जिसने अपनी बहन का हाथ नहीं छोड़ा था, जब सुनामी आया, पानी आया, तो उसकी बहन का और उसका हाथ छूट गया। वो चाहता था कि मैं अपनी बहन का हाथ थामे रखूं। उसने अपनी बहन का हाथ ज़ोर से कसा हुआ था, लेकिन फिर भी तेज़ पानी दोनों को हाथ को छुड़वा के उनको बहा कर ले गया। वो दोनों की मौत वाक़ हो गई थी। अब उन दोनों की रूहें उस औरत के अंदर थीं और अब भी वो बच्चा बेचैन था कि मेरी बहन का हाथ मुझसे क्यों छूट गया। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता था। ये फीलिंग थी उस औरत के अंदर, जो उसकी रूहें उन दोनों की उसके अंदर थीं। तो पादरी ने बताया क्योंकि ये औरत काफ़ी रूहानियत में इन्वॉल्व थी, इस वजह से वो चीज़ें आसानी से इसके जिस्म में घुस गई हैं। अब तमाम लोग परेशान थे कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें। वो तमाम लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो अब हमारे दरवाज़ों पे आ रहे हैं, हमें नज़र आते हैं। सिर्फ गाड़ी और पानी, गाड़ी और कपड़े मांगने के अलावा भी लोगों को अब वो नज़र आ रहे थे। जब ये समा बढ़ता गया, मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आने शुरू हो गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों को कोई खड़े हुए कहीं नज़र आते, कहीं बैठे हुए नज़र आते, तो वो परेशान हुए। और पादरी के पास जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो उसने कहा मैक्सिमम वो तमाम लोग जिनके साथ वाक़यात पेश हुए उनको इकट्ठा किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास आते गए। तो पादरी ने उन सबसे कहा कि अब आप लोगों को एक काम करना है। वो जितने भी लोग हैं वो इंसान नहीं हैं, वो मर चुके हैं। वो उनकी भटकी हुई रूहें हैं जो इस दुनिया में फिर रही हैं। अब आप में से जिस किसी को भी नज़र आए, जो हिम्मत रखता हो, जो डरे नहीं, तो वो उनके पास जाए और उनको ये एहसास दिलाए कि आप इंसान नहीं हैं, हम जिंदा इंसान हैं, आप लोग मर चुके हैं। अब आप लोग इस दुनिया में नहीं रह सकते। आपको वापस उस दुनिया में जाना होगा जहाँ पे हर इंसान मरने के बाद जाता है। जहाँ भी आपको एक लाइट सी नज़र आए, जो इस दुनिया की लाइट नहीं होगी, ऊपर से आ रही होगी, जहाँ कहीं भी आपको लाइट नज़र आए, आप उस लाइट की तरफ जाएं और अपने सफ़र आखरत की तरफ चले जाएं।
उन बेचारों को समझ नहीं आ रही, वो इतनी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों में, वो इस दुनिया में ही भटक रहे हैं। इसलिए आप वो कपड़े भी मांग रहे हैं, खड़े हुए भी हैं, टैक्सियों में भी बैठ रहे हैं। अब आप लोग सब उनको एहसास दिलाएं। और ऐसा ही लोगों ने किया कि जितने भी उनको नज़र आते टैक्सी ड्राइवर को या घरों में आके वो कहते कपड़े दे दें, तो वो उनको घर वाले कहते कि आप मर चुके हैं, आपको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, हम जिंदा इंसान हैं, हमने इस दुनिया में रहना है, आपने यहाँ से जाना है। कोशिश करें आप जहाँ कहीं आपको लाइट नज़र आए आप उस लाइट की तरफ जाएं और इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि ये दुनिया अब जिंदा लोगों के लिए है, मुर्दा लोगों के लिए नहीं है। एक परेशानी अब भी थी, इस तरह के वाक़यात, हादसात दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हो चुके थे। हिरोशिमा में भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे, नागासाकी, बहुत सारे थे। तो ये फिर लोग यहाँ पे ही क्यों नज़र आ रहे हैं, उन मुल्कों में क्यों नहीं नज़र आया? तो इस रिसर्च के बाद पता लगा कि ये जो जगह थी, जिस जगह पे, बहुत पूरे मुल्क में आया था, लेकिन जिस जगह पे ये हुआ था, ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा रूहानियत के साथ अटैच थे। इबादत और इस तरह की जो रूहानियत की एक होती है, इनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका जो एक अकीदे के हिसाब से इबादत थी, रूहानियत थी, वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग यहाँ पे भटक रहे थे। जो दूसरे जगहों पे जहाँ पे इस तरह के हादसात हुए थे, वहाँ पे रूहानियत का जो एक रिसर्च से बात सामने आई, वो सिलसिला इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बहुत अकीदतमंद थे, बहुत इबादत गुजार थे, बहुत रूहानियत के साथ उनका ताल्लुक़ था, बहुत तस्बीह और इस तरह की चीज़ें करते थे। तो इस वजह से वो इस नतीजे पे पहुँचे। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है असल में हकीकत क्या है, लेकिन वो लोग इस नतीजे पे पहुँचे शायद रूहानियत के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से ये लोग यहाँ पे भटक रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग उनको समझाते गए, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तादाद कम होना शुरू हो गई। जब वो उनको कहते कि आप ज़िंदा नहीं हैं, आप मर चुके हैं, आप इस दुनिया से चले जाएं, जहाँ पे आपको लाइट नज़र आए वो लाइट आपके लिए ही है, वो आपका इंतज़ार कर रही है, सफ़र आखरत आपका वही है, आप उस लाइट की तरफ जाएं। तो उन लोगों को बार बार जब लोगों ने बताया तो वो फिर बात को न सिर्फ समझ आ गई, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम लोग जो अब नज़र आते थे, नज़र आना बंद हो गए। अब किसी टैक्सी ड्राइवर को कोई सवारी नहीं रोकती थी, और ना ही किसी दरवाजे को खटखटाया जाता था कपड़ों के लिए, और ना ही किसी इंसान के अंदर, कोई एक केस नहीं था, बहुत केस थे, वही रूहें उस जिस्म के अंदर बसेरा कर रही थीं। अब वो वाकई अपने सफ़र आखरत की तरफ जा रहे थे। ये एक सच्ची कहानी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं जिस तरह बता चुका हूँ कि हमारा जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला है, मनान उनको बुलाना अनस को, हमारा जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला है इंशाल्लाह राज का 2 कैमरों के साथ, जिस तरह पहले देखते थे, पूरी मेरी बैकअप टीम होती है। इस हफ्ते जो आप लोगों ने देखा राज, वो मैंने सिंगल कैमरे के साथ किया, क्योंकि उसको मैंने एडिट नहीं किया, एज लाइव किया। लेकिन आज जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा इसको एडिट करके आपको दिखाऊँगा, 2 कैमरों के साथ होगा, क्योंकि 2 कैमरों को लाइव नहीं दिखाया जा सकता, कभी ये कैमरा कभी ये कैमरा दिखाना होता है। सो इंशाल्लाह मेरी रिकॉर्डिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, और मैं आपके लिए राज के प्रोग्रामों के लिए ही निकला हूँ। आज इस लोकेशन में बैठा हूँ तो इतना सिर्फ आपको बताता जाऊँ। इंशाल्लाह जो बहुत जल्द ही आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आके जो अभी इन्वेस्टिगेशन की है दिन की रोशनी में, वो तमाम जगहें जो तारीख हैं, इस घर के अंदर भी बहुत सारे कमरे हैं जो जहाँ पे रोशनी नहीं है और बंद रहते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई करके भी मैंने चेक किया और मीटर के ज़रिए भी। तो ये जगह, अच्छा मैं डर गया कि मुझे किसी चीज़ ने टच किया है, ये वो चूज़ा था, मेरे उस पाँव को उसने आके टच किया। सो इंशाल्लाह उनको कहें जी इसको ऑफ़ करें। इंशाल्लाह मैं आज इंशाल्लाह यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग करूँगा 2 कैमरों के साथ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सो इतना कहूँगा, देखते रहिए राज, और ऑफ कैमरा स्टोरी भी सुनते रहिए, और इंशाल्लाह फ़ीडबैक मुझे आपका लाजमी चाहिए। नेक्स्ट हफ्ते भी इंशाल्लाह आप राज सैटरडे वाले दिन देख सकेंगे, और स्टोरी भी इसी तरह जब आप देखते हैं इसी दिन सेम दिन आपको देखने को मिलती रहेगी। सो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।